वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। हमारी आज क्लास रेडियो सक्रियता से कंटिन्यू करेंगे हम। प्लीज़ आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं उसका अपडेट आपको मिल जाए। रेडियो सक्रियता से शुरू करते हैं। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने की थी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तीनों फ्रेंच वैज्ञानिक थे। सबसे पहला प्रश्न, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने। कहाँ के वैज्ञानिक थे? दूसरा प्रश्न ये बनेगा तो फ्रेंच के थे। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया। फिर यदि प्रश्न आता है कि रेडियो सक्रियता की खोज के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो तीनों को मिला है। जिन तीनों ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी उनका नाम हेनरी बेकरल, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी है। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होती है। यहाँ पे टर्म समझना, प्रोटॉन की बात की है क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जिन भी नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या कितनी 83 या उससे अधिक होनी चाहिए, वे कैसे होते हैं? अस्थायी। अस्थायी है तो स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए जो नाभिक है स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। तीनों चारों बातें आपको समझ में आ गई होगी। गामा किरणें जो है अल्फा और बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती, मतलब पहले अल्फा किरणें, फिर बीटा किरणें और उसके बाद में गामा किरणें उत्सर्जित होती है। जो रॉबर्ट पियरे है और उनकी जो पत्नी है मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। एक अगला प्रश्न है कि रेडियो, पहले तो पूछ लिया जाए कि रेडियम किस तरह का तत्व है, तो आपको बताना है रेडियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व है तो फिर इसकी खोज की होंगी किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने की थी और उनकी जो पत्नी है मैडम क्यूरी, इन्होंने की थी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली जो किरणें हैं उसकी पहचान सर्वप्रथम 1902 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिकों ने की थी। जो रेडियो सक्रियता एक घटना है, रेडियो सक्रियता में क्या होता है? किरणें निकलती है। तो इन किरणों की पहचान किसने की थी? रदरफोर्ड महोदय ने की थी। ये वैज्ञानिक है और 1902 में इन्होंने इसकी पहचान की थी। सभी प्राकृतिक रेडियो तत्व, जो सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है, अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं और उसके बाद अंततः सीसा में बदल जाते हैं। अल्फा का, बीटा का, गामा का उत्सर्जन करेंगे। एक प्रश्न ये बनेगा कि अंततः किस पदार्थ में परिणित हो जाते हैं, तो सीसा में। अंतोगत्वा सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। और किरणों की बात करेंगे तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों को का वो लोग उत्सर्जन करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के गुण क्या है? इनकी उत्पत्ति से संबंधित प्रकृति के बारे में देखेंगे, इनकी रचना के बारे में, द्रव्यमान, आवेश, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, इसके बारे में जानेंगे। उत्पत्ति के बारे में देखें तो अल्फा की नाभिक से बीटा और गामा, देखो अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नाभिक से होती है। प्रकृति की बात करेंगे तो अल्फा धनात्मक, बीटा जो है ऋणात्मक और गामा उदासीन होता है। एक सीक्वेंस जमाना है, अल्फा, बीटा, गामा तीनों नाभिक से उत्पन्न हो रहे, फिर ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये उदासीन होगा। रचना में हीलियम, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, ये इसकी रचना दी है। द्रव्यमान की बात करें तो 6.6 इंटू 10⁻⁷ किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और गामा की द्रव्यमान 0 होता है। आवेश की बात करें तो +2 इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10⁻19 C और यहाँ 0 इसका आवेश होता है। तो जो गामा है उदासीन है, तो द्रव्यमान और आवेश इसका 0 होगा और रचना फोटॉन से मिलकर बनता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, अल्फा, बीटा, गामा तीनों फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की बात करें तो गामा का कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की है? गामा किरण की है। उसके बाद सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी है? अल्फा किरण की। अल्फा से आयनन, याद रखना, ए से आयनन। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक अल्फा किरण यदि निकल गई तो जो भी परमाणु संख्या है उसमें 2 इकाई का और जो द्रव्यमान संख्या है उसमें 4 इकाई की कमी होती है। यहाँ पे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग-अलग है।
आपको ये भी याद रखना है कि 2 इकाई की कमी किस में होती है और 4 इकाई की कमी किस में होती है। तो जो परमाणु संख्या है, ठीक है, संख्या 2, तो 2 इकाई की कमी होगी, जबकि द्रव्यमान संख्या मतलब भार की बात करें तो 4 इकाई की कमी होगी। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अल्फा निकल रही है तो नुकसान होगा 2 का और भार में 4 का। यदि बीटा निकल रही है तो वृद्धि हो जाएगी, कितनी? 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी, किसमें? संख्या में। लेकिन जो द्रव्यमान है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी-फॉजन का नियम कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? जीएम काउंटर से की जाती है। सीधा-सीधा प्रश्न बन सकता है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। 4 विकल्प दिए रहेंगे, अलग-अलग कन्फ्यूज़न करने के लिए अन्य किसी माप को दर्शा दिया जाएगा वहाँ। तो आपको याद रखना है जीएम काउंटर। जीएम काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए, वह समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है। इसे प्रायः HL या T1/2 से सूचित किया जाता है। अभ्रकोष्ठ क्या है? इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति पता लगाने और उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार TRT विल्सन ने किया था। अभ्रकोष्ठ के बारे में 2-3 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहली तो बात, इसका आविष्कार किसने किया था? तो CRT विल्सन ने किया था। इसका उपयोग कहाँ करते? तो रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने में उपयोग करते और उनकी ऊर्जा को मापने में। जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन किससे करते? कार्बन 14 से। इस विधि में जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों में प्राप्त कार्बन के 2 समस्थानिक C12-16 और C16-14 का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारित किया जाता है। तो जो जीवाश्म मृत है या पेड़ पौधे हैं, इनकी आयु का अंकन कार्बन 14 C14 याद रखना। कार्बन डेटिंग पद्धति भी होती है। द्रव्यमान ऊर्जा का क्या संबंध है? E इज इक्वल टू mc², बहुत फेमस है। स्कूल टाइम से आपको ये चीजें रटी हुई होगी। एक समीकरण E इज इक्वल टू mc² हर एक बच्चे को याद होगा। तो उसके बारे में देखते हैं ये क्या है। 1905 में क्या हुआ था? जो आइंस्टाइन महोदय थे, इन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया। किसने किया? आइंस्टाइन महोदय ने। किस वर्ष? 1905 में। इसे क्या कहते हैं? आपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार क्या है? द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। कोई भी पदार्थ है, उसमें ऊर्जा क्यों है? उसके द्रव्यमान के कारण। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और प्रकाश का वेग c है, तो द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा क्या है? E इज इक्वल टू mc²। नोट दिया हुआ है, आइंस्टाइन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है। आइंस्टाइन कहाँ जन्मे थे? जर्मनी में जन्मे थे। कैसे वैज्ञानिक थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। पूछ ले किस विषय में? रसायन दे देगा, जीव विज्ञान दे देगा, गणित दे देगा, भौतिकी, तो भौतिकी में मिला है। अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार और 1921 में मिला है। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है और आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान लगभग 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। परंतु सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वह लगातार 1000 करोड़ वर्ष तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा। 1000 करोड़ वर्षों की बात की है। जो नाभिकीय विखंडन और संलयन है, ये अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।